हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। पॉलिटी में नागरिकता चला रखी है और इसमें नागरिकता की 2 क्लास हो चुकी हैं। ये नागरिकता की तीसरी क्लास है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप नागरिकता को हम समझा रहे हैं। हमने पहले समझाया कि जैसे ही संविधान लागू होता है 1949 में, तो संविधान में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान रखे गए। फिर हमने बताया आपको कि किस तरीके से जो 1955 में कानून आया, जो नागरिकता अधिनियम आया, उसमें क्या प्रोविज़न रखे गए थे कि किसी व्यक्ति को कैसे नागरिक बनाया जा सकता है भारत का। उसके बाद आज जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम नागरिकता की समाप्ति, अर्थात भारत के किसी व्यक्ति या जिसके पास में भारत की नागरिकता है उसकी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है या वो नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, नागरिकता की समाप्ति को हमें पढ़ना है। तो हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है। 5 से अनुच्छेद 11 तक हमने देखा कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता दी गई है। तो उसमें तो जो अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं छीना जा सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो नागरिकता अधिनियम है उसके अनुसार जो शर्तें दी गई हैं या हमारे संविधान में जो बात कही गई है उसी के आधार पर या संवैधानिक आधार पर ही किसी की नागरिकता को छीना जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो वो कैसे, या तो संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था हो या संसद के द्वारा कानून बनाकर उसे छीना जा सकता है। ठीक है, तो किसी अन्य प्रकार से नहीं छीना जा सकता, केवल किसके आधार पर, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके आधार पर। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं। किसी की नागरिकता समाप्ति के कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। पहला आधार क्या है? परित्याग करना। ठीक है, रिनंसिएशन कहते हैं इसे, रिनंसिएशन, परित्याग। तो कैसे? भारत का कोई भी व्यक्ति नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। ठीक है, कि भारत का कोई भी व्यक्ति नागरिक, मतलब कोई भी व्यक्ति का मतलब है कोई भी नागरिक घोषणा करके ऐसा कर सकता है। कैसे? जैसे मान लिया मैं भारत का नागरिक हूं, तो मैं चाहूं तो घोषणा कर दूं कि आज से मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, अर्थात मैं आज से नागरिकता का त्याग कर रहा हूं। तो ऐसे नहीं होगा कि मैंने आज घोषणा कर दी, झंडा उठा दिया कि मैं आज के बाद भारत का नागरिक नहीं हूं। ऐसे नहीं होती नागरिकता का त्याग। ये तब होगा जब मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लूंगा और ये घोषणा कर दूंगा कि आज से मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। इसमें यही बात कही गई है कि भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है, यानी कि वही घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। ठीक है, जैसे भारत का कोई नागरिक है, जैसे मान लिया मैं भारत का नागरिक हूँ, अब मैं कनाडा या अमेरिका चला जाता हूँ या ब्रिटेन चला जाता हूँ या किसी और भी देश चला जा सकता हूँ और वहाँ जाके मैं वहाँ की नागरिकता ले लेता हूँ। तो नागरिकता लेने के बाद फिर मैं घोषित कर दूंगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। तो इस प्रकार से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है। नंबर 2, पर्यावसान या टर्मिनेशन। दूसरा क्या है? पर्यावसान या टर्मिनेशन। भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण, देखिए देशीकरण मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो अब इसी की वही बात कर रहे हैं कि देशीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी और वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लिया मैंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ग्रहण की और मैं स्वेच्छा से किसी और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लूँ तो मेरी नागरिकता देश से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, इनको अलग अलग, यानी कि टर्मिनेशन ये अपने आप ही हो जाएगी, इसमें घोषणा करने की जरूरत नहीं है, ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको। और ये क्या है? परित्यक्त, यानी कि आप अपने आप ही घोषणा करें। तो इस प्रकार से 2 आधार हो गए। अब देखिए तीसरा क्या हो सकता है संविधान में, या जो अनुच्छेद अधिनियम 1955 में
तीसरा क्या है, वंचित किया जाना। वंचित किया जाने का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। कैसे, देखो, वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, ऐसा नागरिक जो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है। रजिस्ट्रीकरण यानी कि उसने पंजीकरण कराया अपना और भारत का नागरिक बना है, तो वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। तीसरा आधार है, ये देखो, पहला आधार, जैसे इसे आप मेरे ऊपर ही लीजिए। पहला आधार, मैंने घोषणा कर दी कि आज से मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैंने किसी और देश की नागरिकता ले ली। दूसरा आधार क्या है, टर्मिनेशन है, कि मैंने किसी देश की नागरिकता ले ली तो मेरा टर्मिनेशन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा आधार क्या है कि भारत की सरकार ये कह दे कि ये व्यक्ति आज से भारत का नागरिक नहीं है, तो अगर ये ऐसा कह देगी सरकार तो नहीं रहेगा। तो थर्ड क्या है, वंचित कर देगा। तो ऐसा डेप्रिवेशन, ऐसा नागरिक जिसने रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, किसके माध्यम से, पंजीकरण से, रजिस्ट्रीकरण से, और आदेश कर दे सरकार कि नागरिक नहीं होगा, तो वो नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके सब कुछ शर्तें हैं, देखिए। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। किसी भी आधार का मतलब ये नीचे जो 4-5 आधार दिए गए हैं, 6 आधार, इनमें से कोई भी आधार हो, जैसे संविधान के प्रति निष्ठा न रखने वाला, या संविधान में ये आस्था है, संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो जो संविधान में आस्था और निष्ठा नहीं रखता है, वो उस व्यक्ति का क्या बनेगा भाई। जब आप संविधान को नहीं मानते तो सरकार कह सकती है कि व्यक्ति नागरिक है ही नहीं, इसकी नागरिकता खत्म कीजिए। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाला, अर्थात युद्ध के समय कोई व्यक्ति शत्रुओं की सहायता करे, ठीक, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक अर्थात गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, अगर जांच हो जाए और ये पता चल जाए कि गलत तरीके से नागरिक बना है भारत का, तो सरकार के आदेश से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। चौथा क्या है, देशीकरण, जो मैंने आपको बताया है, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर। कैसे, जैसे मान लिया मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था भारत का नागरिक होने के लिए। अब देखो क्या होता है, क्या लिखा है इसमें, सीधा सीधा लिखा है कि देशीकरण या पंजीकरण द्वारा मैंने पंजीकरण कराया कि भारत का नागरिक हूं, और मैं हो गया, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से मैंने नागरिकता प्राप्त कर ली। 5 वर्ष के अंदर, उसी 5 यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश में 2 वर्ष की सजा मिल गई मुझे। मान लिया मैं अमेरिका से आया था और यहाँ 182 दिन रहा और मैंने यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। अब यहाँ 5 साल रहने के अंदर ही अंदर मुझे वहाँ कोई ऐसी सज़ा मिल जाए कि उसमें 2 वर्ष की सज़ा है किसी अपराध के लिए, तो मेरी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आगे देखिए, किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष द्वारा दूसरे देश के स्त्री पुरुष से साथ विवाह करने पर, जैसे मान लिया यहाँ का कोई पुरुष है और वहाँ बाहर जाके किसी वहाँ की स्त्री से शादी कर लेता है, ठीक है, और वहीं रहने लगता है, तो यहाँ की नागरिकता को अपने आप ही स्वतः समाप्त की जा सकती है। यहाँ की कोई स्त्री है, किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसकी नागरिकता यहाँ समाप्त हो जाएगी। या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, या फिर लगातार पिछले 7 वर्षों से भारत से बाहर है, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अब सरकार सब पे नज़र नहीं रखती कि किसी के गिन लिए दिन के उसके 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। ये चीज़ें तब होती हैं जब चैलेंज की जाती हैं कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, या कभी कोई ऐसा टेक्निकल इशू बनता है, प्रशासनिक इशू, और उसमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बाहर रहा है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त मानी जाती है, ठीक। अब देखिए इसे, नागरिकता संबंधी विवाद क्या है। नागरिकता संबंधी विवाद, देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है ये 2014 में आती है। तो 2014 से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उससे पहली जो टर्म थी कांग्रेस की, उसमें भी मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। देखिए कैसे, 13वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, 13वीं लोकसभा, ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं। 13वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो 13वीं लोकसभा के बाद क्या होता है, ये होते हैं आपके, देखो अभी चुनाव कब हुए, यानी कि अब 2024 में होंगे, तो 2024 से पहले कब हुए, 2019 में, और उससे पहले कब हुए, 2014 में,
और उससे पहले कब हुए? 2000, बताइए, तो 2009 में, ठीक है। और इससे पहले कब हुए होंगे? तो 2004 में, ठीक है। तो 2004 में जो चुनाव हुए, तो ये कौन सी लोकसभा थी? 13वीं। ये कौन सी है? 14वीं। ये कौन सी है? 15वीं। और ये कौन सी है? 16वीं। और ये कौन सी है? 17वीं। अर्थात 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे? 17वीं लोकसभा के। तो जब 2004 में जो चुनाव हुए थे, कौन से चुनाव थे? 13वीं लोकसभा के चुनाव। तो 13वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीती। 13वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती का मतलब है कांग्रेस जो पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए आगे आती है। हालांकि बहुमत से नहीं जीते थे, सरकार बनाने के लिए आगे आती है। अब देखिए तो क्या है ये 13वीं लोकसभा में क्या होता है कि जो सोनिया गांधी हैं वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाती है। जो आपकी सोनिया गांधी हैं, जो राहुल गांधी जी की माता जी हैं, वो प्रधानमंत्री की दावेदार होती हैं। तो देखिए उनकी जो नागरिकता है वो कैसी है? वो देशीयकरण के माध्यम से है। देशीयकरण से कैसे? कि उन्होंने भारतीय नागरिक से शादी करी, तो फिर भारतीय नागरिक से शादी करने पर यहाँ पंजीकरण कराया होगा, तो पंजीकरण के माध्यम से या देशीयकरण के माध्यम से वो भारत की नागरिक बनी। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि क्या देशीयकरण के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को नागरिक बनाकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर स्थापित किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी और वहाँ ये बात तय हुई कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और जो अनुच्छेद 16 है, सॉरी 15 है तो इसमें ज़्यादा काम नहीं करता, अनुच्छेद 14 और 16 जो अनुच्छेद हैं वो दोनों ही समानता के आधार पर किसी व्यक्ति को जब नागरिकता देने के साथ साथ वो विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत से पारित होके जीत के आता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो वो बात रिजोल्व हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप से ही अब प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया और वो बात वहाँ खत्म हुई। तो विवाद ऐसे बना। तो उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने 13वीं लोकसभा में इस विवाद को जन्म दिया। तो क्या विवाद था? वही जो मैंने अभी बताया कि देशीयकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद पर अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। ये बात उठने लगी। तो जब ये बात चर्चा में आई, जोरों पे आई, तो देखिए बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए तो उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्य नागरिक और देशीयकृत नागरिक में कोई अंतर नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या वो संसद का चुनाव लड़ सकता है। तो वो चाहे देशीयकरण के माध्यम से हो चाहे वो जन्म के माध्यम से, वो कोई विभेद नहीं करेगा। तो कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है, ये शर्त है। सिंपल सी बात है, जो लोकसभा सदस्य बन गया तो वो प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त है। मतलब ये शर्त है प्रधानमंत्री बनने की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब है सब विधि के समान बराबर हैं। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नियोजन और नियुक्ति। सरकारी नियोजन नियुक्ति का मतलब जो संवैधानिक पद है और सरकार द्वारा जो जारी की जाती है नियुक्तियां, उन पर कोई अवसर की समानता है। तो उन पर क्या है? अवसर की समानता है। तो किसी भी विभेद को रोकता है, अर्थात उसके आधार पर भी इनको नहीं रोका जा सकता प्रधानमंत्री बनने से। तो ये बात सीधी और साफ हो गई। कैसे? अतः भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। तो जो सोनिया गांधी जी का मुद्दा था, नागरिकता संबंधी विवाद था, तो उस नागरिकता संबंधी विवाद का रिजोल्यूशन कर लिया गया और उसे समाप्त किया गया। ठीक है, तो अभी यह आ गया, इससे संबंधित विवाद को लेकर बात होगी। आगे देखिए इसमें क्या है, विदेशी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ये विदेशी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि देखिए इस पे लेंस पे थोड़ा सा फोग आ गया है और क्लास लगभग 15 मिनट की हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को अभी इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर से डाल दी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो आपको दो बातें समझ में आई कि कैसे संविधान में
अनुच्छेद जो अधिनियम एक्ट है हमारा, उसके आधार पर 1955 का जो एक्ट है नागरिकता संबंधी एक्ट, उसके आधार पर कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। और किस आधार पर जो नागरिकता संबंधी विवाद है जो 13वीं लोकसभा में उठा था वो कैसे रिजोल्व हुआ, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।